Assalamu alaikum students, welcome to Alhamd Dynamic World. Today we are going to start chapter number 5 with lecture number 3 और इस lecture number 3 में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज़ होती है? देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम नॉर्मली कैपिटल आई के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है क्या चीज़? देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह लीनियर मोशन में मास बिहेव करती है, बिल्कुल उसी तरीके से सर्कुलर मोशन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बिहेवियर है। व्हाट इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी बाय विच इट अपोजेस और टेंड्स टू अपोज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड हियर इज़ द डिफरेंस। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब आप मास की बात करते हैं, इनर्शिया को डिफाइन करते हैं, तो आप वहाँ पर बात करते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को अपोज करता है या अपोज करने की कोशिश करता है। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर मोशन को अपोज करता है या करने की कोशिश करता है। आई से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसका जनरल फार्मूला है mr²। अब इस फार्मूले को देखकर एक बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर जो दोनों के दोनों फैक्टर आपको नज़र आ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले में, द फर्स्ट फैक्टर इज ऑफ m। m तो आपके पास उस पार्टिकल का मास है जो रोटेशन मोशन कर रहा है, m उसका मास होगा। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अराउंड ये बॉडी रोटेट कर रही है। इस बॉडी के ऊपर हमने एक छोटा सा मास पार्टिकल लिया है m, जो सेंटर से डिस्टेंस r के ऊपर मौजूद है। ठीक है जी, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r के ऊपर ये पार्टिकल m मौजूद है। तो m तो चलें, उसका मास हो गया, मास ऑफ द पार्टिकल ऑन द रोटेटिंग बॉडी। r क्या चीज़ है? इट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से मुराद क्या होती है स्टूडेंट्स? देखिए, ये जिसको हम रेडियल सेगमेंट आमतौर पर देख रहे हैं, ये रेडियल सेगमेंट तमाम पार्टिकल्स के लिए एक जितना नहीं होगा, क्योंकि इस रोटेटिंग बॉडी के ऊपर यहाँ पर भी पार्टिकल हो सकता है, कोई पार्टिकल यहाँ पर भी हो सकता है, कोई यहाँ पर भी हो सकता है, कोई बिल्कुल एंड पर भी हो सकता है। तो तमाम पार्टिकल्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन मुख्तलिफ होगा और उसकी वजह से तमाम एक जैसे मास वाले पार्टिकल्स का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं होता, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी डिपेंड करता है। ये दोनों के दोनों फैक्टर्स रहेंगे। अच्छा, यहीं से अगर आप देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट्स भी आप निकाल सकते हैं। वो किस तरीके से जी? आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि mr² की सूरत में हमने लिखा है, तो मास किलोग्राम में मैयर होगा, किलोग्राम, और r² मीटर स्क्वायर के अंदर इसको आप लिख सकते हैं 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये आपके पास इसके पॉसिबल यूनिट्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर हम मज़ीद कंपैरिजन देखें लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में, तो लीनियर मोशन के अंदर सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा था, F=ma, और इसमें हम क्या कहते थे कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास एक्सेलरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। याद रखिएगा, मास को ही इनर्शिया का नाम दिया जाता है लीनियर मोशन में। लेकिन यही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन अगर लिखा जाए तो सर्कुलर मोशन में फोर्स नहीं होती, बल्कि फोर्स की जगह टॉर्क हुआ करता है। इसी तरह से एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन ले लेता है, और मास की जगह अगर हम बात करें तो इनर्शिया नहीं बल्कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से मास को रिप्लेस कर दिया जाता है। तो जो मास का बिहेवियर है लीनियर मोशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वही बिहेवियर है सर्कुलर मोशन में। ठीक है, ये जो फार्मूला भी मैंने आपके सामने लिखा है, एक तो आप ये कंपैरिजन से भी फार्मूला लिख सकते हैं, दूसरा इसको भी हम ड्राइव भी करने के लिए चाह रहे हैं। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल? देखिए, टॉर्क का बेसिक फार्मूला चैप्टर नंबर 2 से आप लोग जानते हैं, दैट इज टॉर्क इज इक्वल्स टू RF, वेयर R इज द R आपके पास लेंथ होती है उस वेक्टर लाइन की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक होती है, और F आपके पास क्या है? F इज़ द अप्लाइड फोर्स। इसको अगर हम सॉल्व कर लें और इसकी डेरिवेशन को मुकम्मल कर लें तो टॉर्क के हमारे पास जेनेरिक फार्मूले भी आ सकते हैं। देखिए जी, लीनियर फोर्स के हवाले से अगर बात करें तो F=ma के बराबर होता है, ऊपर भी हम लोगों ने लिख रखा है। और इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम ये बात देख चुके हैं कि जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो r α से रिलेट करता है। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर हम इन टर्म्स को कंबाइन कर लें तो ये देखें, m एज इट इज़ आ जाएगा, r 2 बार मौजूद है, इसको हम r² लिख सकते हैं, एंड हियर इज़ द अल्फा। अब आप ज़रा गौर से देख लीजिए, ये जो टर्म मैंने यहाँ पर लिखी है mr², ये बेसिकली आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सो द फाइनल फार्मूला कैन बी रिटन एज टॉर्क इज इक्वल्स टू I∝, और ये वही फार्मूला है जिसका भी मैं कुछ देर पहले जिक्र कर रहा था। ठीक है जी। सो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है फोर्स की टॉर्क के साथ, मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ, एक्सेलरेशन की एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ। जिस तरह अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स ना लगे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता,
बिल्कुल उसी तरीके से अगर किसी सिस्टम पर नेट टॉर्क ना लगे तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। मैस लीनियर इनर्शिया है और आई आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको हम डिफरेंट तरह के रिजिड बॉडीज़ में भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हर बार ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो हमारे पास बॉडी हो वो किसी रेगुलर शेप में हो, वो इरेगुलर शेप में हो सकती है। जिस तरह से मैंने आपके सामने एक रैंडम शेप्ड बॉडी ड्रॉ की है और इसके अंदर वैसे तो हज़ारों पार्टिकल्स हैं, लेकिन मैंने उनमें से कुछ 4 पार्टिकल्स भी यहाँ पर प्रोमिनेंट करके आपको दिखाया है, मैस M1, M2, M3 एंड M4। और ये जो सेंटर पॉइंट आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट इन सब के लिए पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट है मतलब इस पॉइंट के गिर्द इस पूरी बॉडी ने रोटेट करना है अगर इस बॉडी पर कोई टॉर्क एक्ट करेगा तो। ठीक है जी। सो कंसिडरिंग कि अगर यहाँ पर इस बॉडी पर कोई टॉर्क एक्ट करता है तो टॉर्क एक्ट करने के नतीजे में ये बॉडी अपने इस पिवट पॉइंट के गिर्द रोटेशन स्टार्ट करेगी और इस तरह से घूमना शुरू कर देगी। इट विल स्टार्ट टू रोटेट लाइक दिस। इसके रोटेट करने पर डेफिनेटली पार्टिकल्स आगे शिफ्ट होंगे। एक और बात यहाँ पर याद रखिए, जो मैस M1 वाला पार्टिकल है ये सेंटर से R1 डिस्टेंस पर है, M2 R2 डिस्टेंस पर है, M3 R3 डिस्टेंस पर है, M4 R4 डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। ये डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऊपर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन मौजूद है। अगर इन सब के लिए आपसे कहा जाए कि इंडिविजुअल पार्टिकल का टॉर्क लिखकर बताएं तो आप कैसे लिखेंगे? जरा गौर से इस चीज़ को देख लें। टॉर्क का जनरल फार्मूला हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। फॉर मैस M1 R की वैल्यू R1 स्क्वायर है इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा के साथ मैं अल्फ़ा 1 नहीं लिख रहा, उसकी वजह क्या है? क्योंकि 1 वाला पार्टिकल हो या कोई भी और पार्टिकल हो, एक ही रोटेटिंग बॉडी के तमाम पार्टिकल्स के लिए थीटा अल्फ़ा ओमेगा सेम होते हैं। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो फॉर द नेक्स्ट बॉडी मैस इज M2 R2 स्क्वायर इंटू अल्फ़ा, इसके लिए भी सेम है। M3 वाली बॉडी के लिए स्टूडेंट्स M3 R3 स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। और इसी ऑर्डर में बढ़ते बढ़ते जब आप इन जनरल अगर मैं ऐसा कह दूं कि यहाँ पर 4 पार्टिकल्स नहीं है बल्कि हज़ारों पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं, तो जो लास्ट वाला n पार्टिकल होगा मे बी 1000th पार्टिकल हो, उसके लिए टॉर्क का फार्मूला कैसे लिखोगे? देखें, मैस ऑफ दैट nth पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट nth पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टेकिंग इट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा। तो इस तरीके से आप तमाम पार्टिकल्स के लिए टॉर्क इंडिविजुअली लिख सकते हैं। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इन जनरल उस पूरी की पूरी रिजिड बॉडी जिसमें n पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर इन जनरल टॉर्क का फार्मूला क्या होगा, तो उसको लिखने का तरीका क्या स्टूडेंट्स? यू कैन सी दिस फॉर जनरल टर्म। अगर आप टोटल टॉर्क लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन सारे टॉर्क्स को ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के लिए समीशन का फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, इन तमाम टर्म्स में m भी आ रहा है, r का स्क्वायर भी आ रहा है और अल्फ़ा भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन फॉर ईच एंड एवरी पार्टिकल मैस डिफरेंट है, r डिफरेंट है। सो हाउ टू राइट इट डाउन? समीशन i फ्रॉम 1 to n। अब इस बात का क्या मतलब होगा? देखिए जी, इनिशियली समीशन का फार्मूला i की जगह 1 पुट किया जाएगा, M1 R1 स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। फिर समीशन के फार्मूले में 1 यूनिट का इजाफा होता है। i की वैल्यू 2 होगी, M2 R2 स्क्वायर अल्फ़ा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यहाँ तक कि आप बढ़ते बढ़ते आखिरी पार्टिकल पर पहुँच जाएंगे विच इज़ Mn Rn स्क्वायर अल्फ़ा। और जब आप इन सब के सब टर्म्स को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आपके पास टोटल टॉर्क आ जाएगा। और यहाँ पर आप गौर से देख लें, अल्फ़ा तो तमाम पार्टिकल्स के लिए सेम है ना, और अल्फ़ा अगर तमाम पार्टिकल्स के लिए सेम है तो ये जो इतनी टर्म आपको नज़र आ रही है स्टूडेंट्स, जस्ट सी दिस टर्म विच आई हैव हाईलाइटेड ओवर हियर, ये टर्म आपके पास क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी, I1 to n mi ri scale. So this formula over here is basically the moment of inertia for the rigid body, इसके तमाम पार्टिकल्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आइए हम इससे रिलेटेड कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। और इनकरेक्ट ऑप्शन आपने तलाश करनी है कि किसी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उन सब के लिए इनमें से गलत बात कौन सी है। तो आइए बारी बारी तमाम ऑप्शंस को देखेंगे। ऑल हैव सेम ओमेगा, क्या तमाम पार्टिकल्स का ओमेगा सेम होता है? तो भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तमाम पार्टिकल्स के लिए ओमेगा की वैल्यू बिल्कुल सेम होती है। ना सिर्फ ओमेगा बल्कि एंगुलर पैरामीटर्स जिसमें थीटा और अल्फा शामिल है वो भी सेम होते हैं। तो ये चार्ट ऑप्शन देखिए, ऑल हैव सेम अल्फा, ये भी दुरुस्त ऑप्शन है। बीटा ऑप्शन देखिए, ऑल हैव डिफरेंट लीनियर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि देखिए काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक
वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के साथ है, और डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए क्योंकि रेडियस डिफरेंट होता है उनके लिए v की वैल्यू डिफरेंट होती है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जीज भी डिफरेंट हुआ करती हैं। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, डिफरेंट होंगी। ऑल हैव सेम आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा? ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों ये बात गलत है? क्योंकि देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो बेसिक फार्मूला है दैट इज I इज इक्वल्स टू mr²। अगर हम थोड़ी देर के लिए ऐसा मान भी लेते हैं कि तमाम पार्टिकल्स का मास सेम है, तो सबके लिए r की वैल्यू सेम नहीं होती। जो पार्टिकल्स एक्सिस के करीब है और जो दूर है सबके लिए r की वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका डिफरेंट होगा, ना कि सेम होगा। तो गलत ऑप्शन हमारे पास डेल्टा वाली है, और डेल्टा ही हमारी अभी जवाब के तौर पर कंसीडर की जा सकती है, क्योंकि हमने गलत ऑप्शन को ही ट्रेस करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है 2 पार्टिकल्स हैं, मास 1 ग्राम और 4 ग्राम उनके मैसेज हैं, और वो कितने रेडियल डिस्टेंसेस पर हैं। जो 1 ग्राम वाली बॉडी है स्टूडेंट्स वो 0.5 मीटर के फासले पर है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और 4 ग्राम वाली जो बॉडी है वो 2 मीटर्स के फासले पर है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमने क्या करना है, हमने इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रेशियोज निकालनी है। तो ये देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकंड पार्टिकल, इनकी वैल्यूज पुट करें। m1r1² डिवाइडेड बाय m2r2²। ठीक है जी। अब ये देखिए जो फर्स्ट मास है वो कितना है आपके पास, दिस इज 1 ग्राम और उसका फासला है 0.5, सो 0.5 का स्केल mr²। सेकंड मास है आपके पास 4 ग्राम और उसका फासला है 2 मीटर, यू हैव टू टेक द स्केल। इसको सिंपलीफाई कर लें। देखिए 0.5 का मतलब है 1/2 और 1/2 का स्केल कितना हो जाता है 1/4। डिनोमिनेटर में एक 4 ऑलरेडी मौजूद है और 2 का स्केल भी आपके पास 4 बन जाएगा। तो इस सारे को जब हम सॉल्व करेंगे 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 हो जाएगा आपके पास। सो द वैल्यू इज 1 डिवाइडेड बाय 64, और ये जो रेशियो आपके पास बन रही है वो बी ऑप्शन में दुरुस्त है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 64। क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हूप टू दैट ऑफ स्फीयर। देखें अगर आप किसी पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें वो हमेशा mr² ही होता है, लेकिन जब हम डिफरेंट शेप ऑफ बॉडीज की बात करते हैं जैसे कि हूप है, जैसे कि डिस्क है, जैसे कि स्फीयर है, तो उनकी वैल्यूज जरा डिफरेंट होती है। यहाँ पर जो सवाल है कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रेशियो निकालनी है हूप डिवाइडेड बाय स्फीयर की। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हूप डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्फीयर। देखिए स्टूडेंट्स हूप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका फार्मूला होता है mr², और स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है 2 डिवाइडेड बाय 5 mr²। इसको सिंपलीफाई कर लें, mr² से mr² कैंसिल आउट होगा क्योंकि डिनोमिनेटर की रेशियो है, न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगी, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये रेशियो आपके पास बन रही है 5 डिवाइडेड बाय 2, और दुरुस्त आपके पास कहां पर मौजूद है, इस ऑप्शन को ठीक कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये 5/2 दुरुस्त होना चाहिए थी, दिस इज 5/2 और यही आपके दुरुस्त ऑप्शन रहेगी। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।